दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। इधर पिछले कुछ दिनों से ऐसा जो चल रहा है माहौल राष्ट्रीय परिदृश्य में कि कांग्रेस के राज्य, खासकर कांग्रेस शासित राज्यों में जो गिनती के ही बचे हुए हैं, उनमें ऐसा कुछ चल रहा है कि देखने से लग रहा है कि कांग्रेस के लिए जो आला कमान है, उनके लिए स्थिति जो है वो चुनौतीपूर्ण होने वाली है। आपको मैं कुछ उदाहरण दूंगा, आप खुद ही उनमें से मतलब निकालिएगा उनसे कि किस तरह का माहौल है अभी। सबसे पहले बात कर्नाटक की। कर्नाटक में बेंगलुरु, जो राजधानी बेंगलुरु है, उसके पास वाशिम लोकेलिटी है जहां पर मुस्लिम्स की बहुत एक बसावट थी। हालांकि कहा जा रहा है कि वो वेस्ट मैनेजमेंट वालों की कोई जगह थी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए वहाँ पर मतलब वो सरकारी ज़मीन थी और उस पर इलीगल तरीके से लोग बस गए थे और उन पर बुलडोजर चलवाया गया। सुबह 4 बजे, अभी इसी महीने मतलब दिसंबर में ही हुआ है और ज़्यादा दिन नहीं हुए अभी, सुबह 4 बजे जब बिल्कुल उजाला भी नहीं हुआ था, उस समय बुलडोजर पहुँचे और हम लोगों को खाली करवा के उन लोगों को कुछ कार्रवाई करने का भी मौका नहीं मिले, कुछ कानूनी कार्रवाई या कुछ स्टे लेने का कुछ ऐसा भी मौका नहीं मिले और उस दिन उन लोगों को तोड़ दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया। हालांकि कुछ जो यूट्यूब चैनल या वीडियो चैनल वाले कुछ बता रहे थे कि वो उनको कड़ाके की ठंड में, हालांकि बेंगलुरु में कड़ाके की ठंड नहीं पड़ती, लगभग साल भर एक ही जैसा मौसम रहता है, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा ठंड वाला माहौल नहीं है, या मतलब जैसा दिसंबर में होता है पूरे नॉर्दर्न इंडिया में, उस तरह का नहीं है। लेकिन फिर भी अचानक इतने सारे लोगों को, करीब 200 घर थे और अगर आबादी देखी जाए तो मुस्लिम परिवार की आबादी ठीक ठाक होती है, तो लगभग 1000 लोग के करीब तो कम से कम भी तो रहे ही हो। तो उतने लोगों को बेघर कर दिया गया अचानक। हालांकि बाद में मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया, मतलब इन लोगों की तरफ से बताया गया, कांग्रेस नेताओं की तरफ से, कि उन लोगों को कहीं और बसाया गया। लेकिन जो शुरुआती जो वीडियो आए हैं और लोगों के जो मैंने देखा यूट्यूब चैनल्स पर, जो लोगों के इंटरव्यूज़ हैं, वहाँ के जो रेजिडेंट्स थे, उन लोगों के इंटरव्यूज से लगा नहीं कि वो कहीं बसाए गए हैं अभी। बहरहाल उन्हें उजाड़ दिया गया। तो कर्नाटक में ऐसा करके क्या संदेश देना चाहते हैं वहाँ के जो नेता हैं? वहाँ 2 बड़े नेता, दोनों के बीच में आपसी टकराव भी था। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, इन दोनों की तनातनी चली रही थी। अचानक दोनों ने मिलकर, क्योंकि इसके बाद फिर केरल के मुख्यमंत्री जो हैं पिनराई विजयन, उन्होंने ट्वीट किया, जिसके कारण ये मामला थोड़ा सा चर्चा में आया, कि उन्होंने ट्वीट किया कि अब कर्नाटका में बुलडोजर राज हो रहा है। और उसके बाद फिर इन्होंने, डीके शिव कुमार ने सफाई दिया कि नहीं, तो हम लोग बुलडोजर राज नहीं चला रहे हैं, हम लोग इनको दूसरी जगह बसा रहे हैं, वो सरकारी जमीन को खाली कराया गया है। तो हुआ तो मतलब एक बाय एंड लार्ज मैसेज गया कि मुस्लिम बस्ती को उजाड़ दिया गया। अब वो वहाँ बसे, दूसरी जगह बसे, उससे संतुष्ट कितने हैं वो अलग एंगल है, और किस जगह बसाया गया उनको, इसकी भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। तो ये सब सारी बातें अलग हैं, लेकिन अभी जो बाय एंड लार्ज मैसेज गया कि मुस्लिम बस्ती को उजाड़ दिया गया। 2-3 कारण इसके, तो अगर मैंने छानबीन की तो 2-3 कारण समझ में आया। एक तो क्या उस इलाके के लोगों से, मतलब जो कॉलोनी था, उस कॉलोनी के लोगों से कोई परेशान था, वहाँ आसपास के लोग परेशान थे क्या? जो मुस्लिम जो इलाका है जो बसा हुआ था, वहाँ जे कॉलोनी टाइप की जो कॉलोनी थी, हालांकि जो बुलडोजर चला है जैसे, और दिख रहा है कि वो पक्के मकान थे, तो उस कॉलोनी में रहने वालों से कोई परेशानी थी किसी को, जो सत्ता के करीबी लोग थे? ऐसे में मतलब आमतौर पर जब 2 नेताओं में खींचतान हो रही हो
मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में कहा जाता है कि DK शिव कुमार बीच में आए भी थे दिल्ली कि अब सिद्धारमैया के बदले उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो अब उनको कोई मौका नहीं मतलब चूकना चाहिए था कि एक दूसरे पर वार करें, लेकिन दोनों इसमें एकजुट थे। अब कारण ये हो सकता है, पहला कारण जो सोचा जा सकता है कि क्या उन लोगों उस इलाके में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व या अराजक तत्व आ गए थे जिनसे स्थानीय लोगों को कोई परेशानी थी। दूसरा जो कारण बताया जा रहा है कि वो जमीन जो, जैसा कि DK शिव कुमार ने भी कहा कि वो जमीन जो है वो बिल्डर माफियाओं की नजर में आ गई थी और वो स्थानीय लोग जो थे, जो बसे हुए वहां थे, उन लोग बिल्डर माफियाओं से बात करके वहां कुछ अवैध निर्माण करवाना चाह रहे। इसी कारण से हड़बड़ी में उनको किया गया, हटाया गया, वैकेट किया गया। तो वैकेट करने का जो तरीका है वो बहुत अजीबोगरीब था। तीसरा एक जो कारण है कि बताया जा रहा है कि आला कमान, खासकर ये जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन लोग जो हैं, इन लोगों के बीच मतलब इन लोगों की इच्छा थी कि इन दोनों को, ये जो DK शिव कुमार और सिद्धारमैया, दोनों को हटाकर तीसरे एक नेता की वहां एंट्री कराई जाए बतौर मुख्यमंत्री। तो तीसरा नेता कौन है उसके बारे में भी क्लैरिटी है थोड़ी बहुत। जो दो नाम हैं उनमें एक नाम है जी परमेश्वर, जो वहाँ के होम मिनिस्टर भी हैं अभी, और दूसरा नाम है प्रियंक खड़गे का, जो मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, उनके बेटे का। तो ऐसे में इन लोगों ने मिलजुल कर एक संदेश दिया केंद्र को कि हम आपकी जो नीतियां हैं इसको नहीं मानते हैं। अब हो सकता है वो स्थानीय स्तर पर कुछ उन लोगों के बीच आपस में सहमति हुई होगी और दोनों ने मिलकर जो वहाँ के लोकल जो MLAs हैं उनके बीच एकजुटता दिखाई। अब इसमें केंद्रीय नेतृत्व जो इनका कांग्रेस का है वो क्या कर सकता है और क्या कुछ करना चाहता है, यह एक बहुत चिंता का विषय है। लेकिन जो कांग्रेस की जो मतलब एक मैसेज ये गया कि कांग्रेस का जो कोर वोटर ग्रुप है मुस्लिम, उससे ये कैसे कि अपनी दूरी बना रहे हैं लोग, जो कांग्रेस का जो वहाँ स्थानीय नेतृत्व जो है। अब कांग्रेस की मुस्लिमों के प्रति कितनी, मतलब खासकर जो अभी फिलहाल सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन लोगों की मुस्लिमों के प्रति कितनी श्रद्धा है आपको तो पता ही होगा, क्योंकि जो प्रियंका गांधी अभी उससे पहले राहुल गांधी भी वहाँ से जीते थे केरल में, जो जिस जगह से जीते थे, वो मुस्लिम लीग का, यहाँ तक कि उन्होंने अपने झंडे तक नहीं इस्तेमाल किए थे, चुनाव लड़ने गए थे तो कांग्रेस ने अपने झंडे तक नहीं इस्तेमाल किए थे और मुस्लिम लीग का समर्थन लेकर वहाँ जीते थे। तो सोनिया गांधी रात भर रोती रही थी, ऐसा सलमान खुर्शीद ने बताया था जब बटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादी मारे गए थे। पुलिस वालों के कारण नहीं, आतंकवादियों के मारे जाने के कारण सोनिया गांधी रात भर रोती रही, मुस्लिम आतंकवादी थे इसलिए। तो ये दोनों चीजें जो है, मतलब और भी मतलब इतने एग्जाम्पल हैं कि उसमें तो पूरा मतलब समझिए कि शब्द कम पड़ जाएं उनको बताने के लिए। तो ऐसा होने के बावजूद मुस्लिमों के विरुद्ध, अब आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं जो वहां से कई हजार किलोमीटर दूर है, हिमाचल प्रदेश। शिमला में जो संजौली इलाका है वहां पर एक मस्जिद थी। उस मस्जिद में कुछ असामाजिक तत्व रहने लगे थे, कुछ असामाजिक क्या, उनको सब्जी वाले थे और वो गुंडागर्दी करते थे, तो वो रहने लगे थे। उस मस्जिद को तोड़वाने के लिए विधानसभा में बीजेपी ने नहीं आवाज उठाई। किसने आवाज उठाई पता है आपको? वहां के जो स्थानीय विधायक हैं, जो मंत्री भी हैं, वो विधानसभा में जाकर उस मस्जिद को अवैध बताते हैं, उस मस्जिद को तोड़वाते हैं। ये पूरे भारत में इकलौता उदाहरण है जहां कांग्रेस शासित राज्य में उस मस्जिद को हटवाने के लिए एक कार्रवाई हुई। बाद में मस्जिद को वो जो
मस्जिद के संचालक थे, उन्होंने खुद माना कि हमारा अवैध है और उसको तोड़वाने की कोशिश की। फिर अभी चल रहा है मामला, अभी कोर्ट में गया वो। लेकिन इस मामले में सुक्खू सरकार है, वहाँ सुक्खू जी की सरकार है और वो कांग्रेस के बहुत वफादार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वहाँ पुलिस बल की तैनाती की और उस मस्जिद को जो तुड़वाने की पूरी जो कार्रवाई है वो करवाई। ये भी एक मैसेज गया कि कांग्रेस मुस्लिमों के विरुद्ध है। हालांकि हिमाचल की जो अपनी जो गणना देखें अगर वहाँ की जो आबादी, तो बाय एंड लार्ज वो मुस्लिम बिल्कुल वहाँ नहीं के बराबर है। 2-3% होंगे बहुत ज़्यादा अगर हुए तो, कहीं कहीं वो भी शिमला में बहुत कम है। कुछ दिनों से क्योंकि मैं शिमला में रह रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ जो मुस्लिम आबादी थोड़ी बढ़ने लगी थी। वो जो उस इलाके के आसपास जो सब्जी वाले, ठेले वाले, फल वाले, सारे के सारे यूपी के मुसलमान आकर चले गए थे। वो वेस्टर्न यूपी के मुसलमान थे, वहाँ बड़ी तादाद में इकट्ठा हो रहे थे। और भी बीच में वो चौबे में कई इस्लामी स्कॉलर टाइप के लोग दिखे और वो भी बीच बीच में, मतलब वहाँ सम्मेलन हो रहा था मुस्लिमों का। तो इस तरह से थोड़ी बहुत जो मुस्लिम की बसावट थी वो बढ़ रही थी। इसके बाद, इस घटना के बाद ये जो मस्जिद वाला हंगामा हुआ, वहाँ दरअसल हुआ क्या कि एक सब्जी वाले ने किसी स्थानीय व्यक्ति को मारपीट दिया, मारकर सर फोड़ दिया था। और वो व्यक्ति जो था वो स्थानीय विधायक का बहुत करीबी था। तो जो पूरा एक माहौल तो बन ही रहा था इन लोगों का कि जो वेस्टर्न यूपी से जाके मुसलमान जो सब्जी बेचने वाले वहाँ पूरे रहते थे अदब के साथ और गुंडागर्दी करते थे, तो उन पर एक कार्रवाई, मतलब उनके खिलाफ गुस्सा तो स्थानीय लोगों का था ही। बताया जाता है कि उस मस्जिद में बिना कपड़ों के नहाते थे सब, और हालांकि बाथरूम में बिना कपड़ों के बाथरूम खुला रख के वो चले जाते थे जो लोग रह रहे थे। ऊपर फ्लोर पर था, हिमाचल में सीढ़ियों की तरह पूरा पहाड़ पर ऊपर नीचे मकान है, तो अगर आप एक फ्लोर पर कुछ कर रहे हैं तो वो आगे बहुत दूर तक विजिबल होता है। तो ये भी एक वजह थी कि वो जो रह रहे थे लड़के वो वहाँ पर बहुत बदतमीजी से रह रहे थे और उनका आतंक धीरे धीरे बढ़ रहा था। उनकी अब कोई ऐसा कानून तो है नहीं कि आप एक देश के रहने वाले ही किसी दूसरे नागरिक को आप बिना किसी कारण के हटा दें केवल इसलिए कि वो खुले बाथरूम में नहाता है या वहाँ नंग घूमता है। तो इस कारण से हटाना तो संभव नहीं था, लेकिन गुंडागर्दी भी बढ़ी थी। बेसिकली ये एक मेंटालिटी थी कि हम किस तरह से अकड़ के रहें, और इसी बीच ये झगड़ा हुआ। तो फिर पुलिस ने इन लोगों को बहुत सही से समझाया या तोड़ा या जो भी हो, उसके बाद फिर वो सारे गायब हो गए वहाँ से। अब उस जगह पर जहाँ फल सब्जी वाले थे वहाँ मुस्लिमों की बहुत गिनती की आबादी रह गई। 1-2 कश्मीरी मुसलमान दुकान लगाते हैं, वो भी पहले से, क्योंकि बहुत पहले से लगाते आ रहे थे, और वो जो फल वाले हैं एक दुक्का। लेकिन जो वेस्टर्न यूपी वाले जो मुस्लिम्स थे जो वहाँ पर सब्जी का दुकान लगा रहे थे वो बाय एंड लार्ज हट गए वहाँ से। लेकिन जो अब वो तो स्थानीय समस्या बता रहा था, लेकिन जो हुआ, क्योंकि अगर कोई और राज्य का मामला होता, कहीं तुष्टीकरण वाला मामला होता, खासकर कांग्रेस की छवि पूरे देश में, हिमाचल कांग्रेस की छवि एक एंटी मुस्लिम की गई और उसको प्रचारित भी किया। जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे, मुस्लिम नेता थे, उन्होंने कई जगह बताया भी इस बात को। लेकिन यहाँ पर जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का वो कुछ नहीं कर पाया। अब कारण क्या है? कारण क्या ऐसा है कि स्थानीय स्तर पर ये जो भी मुस्लिम रहते हैं या वो उस इलाके में अवैध रूप से रह रहे हों, वैध रूप से रह रहे हों, उसको वो परेशान कर रहे हों लोगों को, और उस पर सरकार, जो कांग्रेस की ही सरकार, सख्त हुई हो, या ये जो छोटे मोटे जो छत्रप हैं ये अपने आप को नेतृत्व से ऊपर बताने की कोशिश कर रहे हैं।
आप समझने की कोशिश कीजिए और बताइए कि ऐसा क्या हुआ है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। मैं अपने वीडियो में कभी अभी तो फिलहाल कोई चंदा नहीं मांग रहा हूँ, कोई आपसे सहयोग पैसे के रूप में नहीं मांग रहा हूँ। आप थैंक्स बटन दबाना चाहें दबा सकते हैं, उसमें आपकी मर्जी। लेकिन मैं आपसे कभी कोई पैसे की डिमांड नहीं कर रहा हूँ और जो करते हैं उनकी बुराई भी नहीं करता हूँ, लेकिन मैं नहीं मांगूंगा, ये आपका वादा है। आप अगर मुझे सहयोग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और इसे लाइक करें, लाइक बटन दबाएं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।